बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आजकल जो ये सवाल उठ रहा है सोशल मीडिया पे काफ़ी कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो एमओयू साइन हुआ है या होने जा रहा है अभी, तो उसमें गज़ा का नाम क्यों नहीं आया है। तो इस सवाल के जवाब के लिए हमें थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट उसको समझना होगा। उसके बाद जो है हम कुछ जनरल बातें करेंगे इसके इर्द गिर्द सवाल के रिलेटेड। इसका सबसे पहला जो मसला है वो हमें ये समझना होगा कि ये जो डील होने जा रही है ईरान और अमेरिका के बीच में, वो ईरान और अमेरिका के बीच में है। इसमें इसराइल के साथ डील नहीं हो रही है ईरान की। ये हमें बहुत ही क्लियरली उसको समझना होगा। ईरान और अमेरिका के बीच में है। उसका कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट इसका ये है कि आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले अमेरिका ने इसराइल से मिल के ईरान के ऊपर हमला किया। क्यों किया, क्या मकसद थे उसके, ये हम बाद में बात करेंगे। और आप सब बखूबी जानते हैं इसके पीछे क्या बैकग्राउंड था। लेकिन ये जो फ्रंट खुला है इस वॉर का, अब इस वॉर को एंड करने के लिए ईरान की डिमांड ये थी और ये है कि ये वॉर जो है परमानेंट एंड होना चाहिए। यानी जो डील बनेगी वो पीस डील बनेगी, परमानेंट एंड वॉर की तरफ। पीस से मुराद यहाँ पे इस वॉर के कंटेक्स्ट में, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में आउटस्टैंडिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा है, वो इस तरह से पीस होने वाली नहीं है। और इसी वॉर के कंटेक्स्ट में जो है सारी बातें हो रही है कि ये वॉर परमानेंटली एंड होना चाहिए। अब यहाँ पे ये समझना है हमने कि ये सीज फायर की बात नहीं हो रही है, ये परमानेंट एंड ऑफ वॉर की बात हो रही है। देयर इज़ अ डिफरेंस। सीज फायर और परमानेंट एंड ऑफ वॉर, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। आप लोग जो है लुकअप कर सकते हैं। इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से सीज फायर में जो है एक टेम्पररी सीसेशन ऑफ फायर, यानी टेम्पररीली एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं किया जाएगा, हॉस्टिलिटी को जो है सीज किया जाता है। लेकिन परमानेंट एंड ऑफ वॉर एक पूरा अलग ही उसका जो है स्ट्रक्चर है, और उसमें जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर है उसके बारे में भी अक्सर मवारिद में बात होती है। और वो बॉर्डर, अभी जो ईरान की डिमांड है वो ये है कि जो भी फ्रंट था, रेजिस्टेंस फ्रंट इसमें था ईरान के साथ, वो सारे फ्रंट पे एंड ऑफ वॉर हो गई, इंक्लूडिंग लेबनान। अब हम देखें कि कौन कौन से फ्रंट ने ये लड़ाई शुरू की। 28 फरवरी पे जब ये लड़ाई शुरू हुई, अमेरिका ने इलीगल अटैक किया इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर। तो जो लड़ाई दूसरे ही दिन जिस फ्रंट पे शुरू हुई, उसमें सबसे पहला नाम था लेबनीज रेजिस्टेंस का। लेबनान से जो है, लेबनान उसमें एंटर हुआ। और फिर इसके बाद जो है धीरे धीरे इराक के अंदर से भी जो रेजिस्टेंस फैक्शन थे वहाँ के, वो लोग भी एंटर हुए। इधर से अंसारुल्लाह यमन में जो मूवमेंट है वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंटर हुआ। ईरान का पॉइंट ये था कि इस फ्रंट में, इस वॉर में जो भी फ्रंट पे लड़ाई हुई वो सब जगह पे रुकनी चाहिए। और जब परमानेंट एंड ऑफ वॉर की जब बात होती है तो ये है कि इस लड़ाई के शुरू होते ही अमेरिका के सपोर्ट से इजराइल की फ़ौज जो लेबनान के अंदर वारिद हो गई, और लेबनान का एक अच्छा खासा साउथ लेबनान का हिस्सा उन्होंने कैप्चर किया। अब जब ये डील फाइनल हो और जब उसके ऊपर साइन होगी तो डिमांड ये है, एंड ऑफ वॉर से क्या मतलब है ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि इजरायली फ़ौज को जो है पीछे जाना होगा, रिट्रीट करना होगा। और वो लेबनीज जो बॉर्डर है, सोवरेन बॉर्डर है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, उसके उस तरफ जाना होगा, यानी लेबनान को फ्री करना होगा। लेबनान एक सोवरेन कंट्री है, रिकॉग्नाइज्ड है, यूएन के हिसाब से मेंबर है यूएन का, और उसकी बॉर्डर डिफाइंड है। तो वो डिफाइंड बॉर्डर के उस तरफ जो है उसको जाना होगा। जंग से पहले जो हालात थी वो इसराइल को ये खाली करना पड़ेगा, और वो इसका मतलब होगा एंड ऑफ वॉर। यहाँ पे अब इस पॉइंट से जो है बात क्लियर होती है कि यहाँ पे गज़ा का जिक्र क्यों नहीं है। गज़ा फ़िलिस्तीन का एक छोटा सा हिस्सा है। फ़िलिस्तीन अगर हमारी नज़र से देखेंगे, ईरान की नज़र से देखेंगे, रेजिस्टेंस के सपोर्टर की नज़र से देखेंगे, या दुनिया के इंसाफ तलब इंसानों की नज़र से देखेंगे, फ़िलिस्तीन का मतलब वो पूरा एरिया है जो आज इसराइल गश्त करके बैठा हुआ है, जिसके ऊपर इसराइल बना हुआ है, वो भी है। उसके अलावा जो अभी जिसको फ़िलिस्तीन कुछ लोग कहते हैं, या कोशिश की जा रही है टू स्टेट सॉल्यूशन के जेल में जो है उसको लाने की, वो पूरा है। वेस्ट बैंक भी है और पूरा इसराइल भी है, और ये गज़ा तो उसमें से एक छोटा हिस्सा है। अगर एंड ऑफ वॉर परमानेंट की बात अगर हो रही है तो वो यहाँ पे मुमकिन नहीं है।
ये टेक्निकली जो है पॉसिबल नहीं है कि ये कोई इस तरह से उसके ऊपर साइन किया जाए कि भाई ये बॉर्डर के उस तरफ चला जाए इसराइल, और ये रिकॉग्नाइज बॉर्डर है ना, इसराइल को ही रिकॉग्नाइज नहीं करता ईरान। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि ये जो डील हो रही है वो अमेरिका के साथ हो रही है, ये इसराइल के साथ डील नहीं हो रही है। और अमेरिका के साथ इस बात पे हो रही है कि वो इसराइल को प्रेशर करे, जैसे भी करे, वो उसका हेडेक है। लेकिन ये फौज जो है वापस जाएगी, इसराइल की जो गासिब फौज है वो, और लेबनान जो है जैसी अपनी उसकी रिकॉग्नाइज बॉर्डर है उस पर रहेगा, वो फ्री करने की बात है। इस तरह से तो हशदुश शाबी जो ईरान के साथ साथ जो वारिद हुआ है वॉर में, इराक की रेजिस्टेंस ग्रुप, उसका नाम भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे ये मसला नहीं है, यानी वॉर तो सभी फ्रंट में एंड होगी। और उस तरफ से जो है अंसारुल्लाह की बात नहीं है। अगर बात की जाए तो खुद ईरान के ऊपर भी ये सवाल उठता है कि ईरान जब ये डील साइन करेगा तो क्यों ईरान के सारे सैंक्शंस जो है रिमूव करने की बात नहीं हो रही है। इसमें एनर्जी के रिलेटेड सैंक्शंस की बात हुई, न्यूक्लियर के रिलेटेड सैंक्शंस पे बाद में बात होगी, जब न्यूक्लियर के ऊपर बात होगी 60 दिन के बाद। लेकिन ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हुए हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्या बोलते हैं वायोलेशंस के हवाले से कुछ ऐसे बहाना बना के सैंक्शन लगाया है। खुद जो रेजिस्टेंस फ्रंट है लेबनान का, जो फ़िलिस्तीन का, और जो अंसारुल्लाह यमन का है, इनको अमेरिका ने जो है टेररिस्ट लिस्ट में डाला हुआ है। उसको क्यों हटाने की बात नहीं हुई? ये सारी बातें है ना, ये सारे सवाल है। लेकिन चूंकि इस कंटेक्स्ट में फ़िलहाल ये नहीं बातें हो रही है, इस कंटेक्स्ट में बात नहीं हो रही, ये हो रहा है कि जो वॉर शुरू किया है उसको हमने एंड करना है और परमानेंट एंड करना है, और वॉर उन्होंने शुरू किया है, तो वो परमानेंट एंड वॉर एंड करने की डिमांड ईरान की है। और उसके जेल में जो है ये सारी चीज़ें आएगी कि लेबनान से वो इसराइल वापस चला जाए। गज़ा के हवाले से मैं ये पॉइंट को अर्ज़ करूँगा कि फ़िलिस्तीन के हवाले से, टेक्निकली स्पीकिंग, फ़िलिस्तीन के हवाले से 1948 से जब से इसराइल बना है तब से आज तक 78 ईयर्स में फ़िलिस्तीन के साथ परमानेंट वॉर का कोई एग्रीमेंट साइन ही नहीं हुआ है। जितना भी हुआ है सीज़ फायर की बात हुई है, यहाँ पे सीज़ फायर की बात नहीं हो रही है, और इसराइल के साथ तो बिल्कुल नहीं हो रही है। और क्यों परमानेंट वॉर, एंड ऑफ वॉर नहीं हुआ? क्योंकि डिस्प्यूटेड है, हम इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। आज के टाइम पे अगर ये सवाल जो है समझने के लिए पूछा जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। लेकिन अगर कुछ लोग इस सवाल को इस तरह से यूज़ करते हैं कि ईरान देखे गज़ा पे जो है नाम नहीं लिया, ईरान गज़ा के लिए कुछ नहीं कर रहा है। अगर आपको ये लगता है कि इससे गज़ा का फ़ायदा हो रहा है तो बिल्कुल करें, लेकिन खुद गज़ा वालों को ये नहीं लगता है। आप रेजिस्टेंस फ्रंट को जाके पूछेंगे, वो कभी ये नहीं कहेगा। उसको पता है कि सबसे ज़्यादा हामी जो है इनका जो है दुनिया में वो ईरान है। ना हम ये वीडियो बना रहे हैं इस वजह से कि हमें ये दिखाना है कि ईरान जो है वो बिल्कुल सही कर रहा है और 100% परफेक्ट है, ना हमारा ये मकसद है। ना हमारा मकसद ये है कि जो है ये बताया जाए कि कोई दूसरा कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ ईरान ही कर रहा है, ये भी मकसद नहीं है। सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन हमें रियलिस्टिकली देखना होगा कि ईरान ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है कंपेरेटिवली, सबसे ज़्यादा। और स्टेट एक्टर में सिर्फ अकेला वाहिद ईरान है जिसकी ये पोजीशन है दुनिया में कि वो टू स्टेट सॉल्यूशन तक को भी कबूल नहीं करता है। वो कबूल करता है वन स्टेट सॉल्यूशन, और वो वन स्टेट सॉल्यूशन वैसे बनेगा, वो फ़िलिस्तीन है ऑफ कोर्स, लेकिन ईरान इसको इस तरह से रखता है। वो कहता है कि हम अपनी नज़र किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करते, एक सॉल्यूशन, एक स्टेट बनेगा जिसमें यहूदी, ईसाई और मुसलमान, ये तीनों जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है वो सब सारे आए, और फ्री एंड फेयर रेफरेंडम हो, और इसके बाद जो डील बने। इसी वजह से आज तक अभी रिसेंटली जो 2025 में या 24 में ये रेजोल्यूशंस पास होते रहते हैं फ़िलिस्तीन के हवाले से, सीज़ फायर के हवाले से। उसमें ऐसे बहुत सारे रेजोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन, कि जिसमें ईरान एब्सटेंड करता है अगर यूएन जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन है तो। क्यों एब्सटेंड करता है? क्योंकि उसमें एक क्लोज डाल देते हैं लोग टू स्टेट सॉल्यूशन का। इसराइल को कबूल ही नहीं करता ईरान, और इस टू स्टेट सॉल्यूशन का जो है क्लोज जो है वो इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता। जो भी करता है एक्सेप्ट, इसका मतलब ये है कि आप इसराइल का वजूद जो है उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। सवाल तो ये उठना चाहिए कि दुनिया भर में जब इतने सारे मुस्लिम ममालिक है या इतने सारे दूसरे लोग जो है, इस इश्यू जो है मुसलमान का गैर मुसलमान का नहीं है, जो भी इंसाफ पसंद और हक तलब इंसान है, जितनी भी कंट्रीज़ है, 193 मेंबर्स है यूएन के, क्यों जब ईरान पे हमला हुआ तो ये सब लोग जिस तरह बोलना चाहिए वैसे क्यों नहीं बोला? ये एक्चुअली सवाल होना चाहिए। सवाल तो ये होना चाहिए कि सब ने मिल के गाज़ा के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? गाज़ा पे जिनोसाइड आज से नहीं हो रहा है, एक अरसे से हो रहा है। जब से इज़राइल बना है तब से हो रहा है।
आए दिन खाली एक गाज़ा की बात नहीं है, वेस्ट बैंक पे भी जो है जुल्म हो रहा है। खुद हम सब ने जो है जितना करना चाहिए इतना नहीं किया। खाली ईरान ही क्यों, वो ईरान कर रहा है और उसको और भी ज़्यादा करना चाहिए। हम बिल्कुल बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा ईरान जो है फ़िलिस्तीन के लिए कर रहा है। जो असल वजह थी, ये आखिरी पॉइंट रहेगा कि जो असल वजह थी ईरान पे हमला करने की, वो वजह यही थी। इसराइल का जो सबसे बड़ा दुश्मन है आज, वो ईरान है। नेतन्याहू से जब पूछा गया, और ये आप देख सकते हैं, वेल रिकॉर्डेड है कि नेतन्याहू से जब पूछा गया कि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है, तो कहता है कि आपको 3 खतरे चाहिए। मैं बताता हूँ, 3 बार बताया उसने, ईरान, ईरान और ईरान हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा। क्यों ईरान सबसे बड़ा खतरा है इसराइल के लिए? क्या पर्सनल दुश्मनी है? पर्सनल दुश्मनी है, बॉर्डर मिलती है, बॉर्डर डिस्प्यूट है दोनों के बीच में। क्यों? हम उस ईरान की बात नहीं कर रहे जो 1979 से पहले का था, हम उसके की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि उस वक्त वो इसराइल को रिकॉग्नाइज करता था। हम 1979 के बाद के इस्लामिक इनकलाब आने के बाद के ईरान की बात कर रहे हैं कि तब से लेके ईरान एक दिन के लिए भी इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया है और हमेशा वन स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है। और प्रैक्टिकली जो है फ़िलिस्तीन के जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है उसके साथ खड़ा है प्रैक्टिकली, और सबसे ज़्यादा जो है, और इसी वजह से, क्योंकि इसका एक्चुअली सॉल्यूशन ईरान की नज़र में 78 ईयर्स हो गए, दुनिया ने देख लिया, तो ईरान की नज़र में यह है कि इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ मुकावमत और रेजिस्टेंस है। अपनी ज़मीन जो है इसराइल से वापस लेने के लिए सिर्फ मुकावमत का रास्ता ही है। और इस वजह से जब मुकावमत के लिए फ़िलिस्तीन का रेजिस्टेंस खड़ा होता है तो ईरान उसको पूरी तरह से सपोर्ट करता है, और जो दुश्मन है, जो इसराइल है, वो उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात यही है। उसको ये बात की तकलीफ नहीं है कि ह्यूमैनिटेरियन एड उसको मिल जाए, जबकि वो भी तकलीफ दे है। वो तो इतना शकी तरीन दुश्मन है कि वो एक रोटी का टुकड़ा भी जाने नहीं देना चाह रहा है गजा के अंदर। लेकिन फिर भी ह्यूमैनिटेरियन एड अलग अलग तरीक़ों से भेजी जाती है। सऊदी भेज देता है, कतर भेज देता है, और भी बाकी ममालिक है जो पैसे वाले हैं काफ़ी। लेकिन अगर ये बात, इससे अगर उसको मसला होता तो हमें देखना होगा सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड तो अमेरिका भेजता है। तो क्या अमेरिका सबसे बड़ा हामी है फ़िलिस्तीन का? ये तो सबको पता ही नहीं है ऐसा। असल में प्रॉब्लम ये है कि ईरान जब खड़ा रहता है और जब ये इसकी हिमायत के लिए खड़ा रहता है, तो ये जो ममालिक है ये तो उल्टा बीच में आते हैं। हत्ता सऊदी, हत्ता कतर, ये सब जगह पे अमेरिका के बेस लगे हुए हैं, जो बेस यूज़ होते हैं इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए। सबने देख लिया इस वॉर में। उसके रडार जो है अर्ली वार्निंग दे देते हैं और उससे इसराइल बच जाता है। सवाल यहाँ उठना चाहिए कि क्यों बेस क्या कर रहे हैं? ये सवाल के कोई हमें जो है असल सवाल से भटका ना पाए। असल सवाल ये था, इसके बाद पूछे कि ईरान ने बहुत कुछ किया और थोड़ा ज़्यादा करता तो अच्छा होता। आई एग्री, और करना चाहिए, सबने करना चाहिए, काफ़ी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल जो असल है वो ये है कि ये लोग जहाँ पे बेस है, क्यों बेस बनाए अमेरिका के, क्यों इसको अलाउ किया? और जब ईरान उसको मार रहा था तो सबने मिलकर सपोर्ट किया भी है लोगों ने, और भी करने की ज़रूरत है। आज अगर ईरान और इसराइल के बीच में जो ये है मसला, तो उसके असल वजह तो वही फ़िलिस्तीन का सपोर्ट है ना। दूसरी वजह क्या है? क्या प्रॉब्लम है इसराइल को? इसके बॉर्डर पे इजिप्ट है, उसके प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ उसकी पीस ट्रीटी है। उसकी बॉर्डर पे जॉर्डन है, उससे प्रॉब्लम नहीं है, बॉर्डर पे है, वहाँ पे पीस ट्रीटी है उसकी। कितने सारे ऐसे अब्राहम एकॉर्ड के अंडर में जो है कुछ ममालिक है जिसने साइन कर लिया, इसराइल को रिकॉग्नाइज किया, वहाँ पे सवाल उठा है, उससे इसराइल को प्रॉब्लम नहीं है। तुर्की के साथ बहुत ही अच्छा जो है ट्रेड रिलेशन है, उससे इसराइल को वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो हर ताकतवर मुल्क से, उनको तो सबको हड़पना है, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन ये जो डायरेक्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसको वो ईरान के साथ है, जबकि ईरान और इसराइल के बीच में इराक पड़ता है, सीरिया पड़ता है, जॉर्डन पड़ता है, सऊदी, ये सारे ममालिक पड़ते हैं बीच में। उनके मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है जॉर्डन, जॉर्डन के अंदर जो बेस बना हुआ है। तो वहाँ पे सवाल उठना चाहिए। यहाँ से हेल्प भेजी जाती थी सीरिया के ज़रिए, जो कि अभी रुक गई है। ये भी है कि जो गोलान हाइट्स जो है वो भी शामिल नहीं है इस डील में। क्यों? क्योंकि वो फ्रंट नहीं था, नहीं तो उसको भी आज़ाद कराना है। खुद उससे अलावा बहुत सारे हिस्सा जो है सीरिया का इसराइल ने ले लिया है। तो कहने का मतलब यह है कि सवाल अपनी समझ के लिए बहुत ही ज़रूरी है और अच्छा सवाल है, लेकिन टेक्निकली इसमें एक्सक्लूड नहीं किया गया है। अदरवाइज़ रेजिस्टेंस के साथ जो ईरान का सपोर्ट था वो पहले भी था, अभी भी है और होता रहेगा। और हम दुआ करते और ज़्यादा हो, और सब लोगों को, बल्कि रैली गज़ा हमारा अगर कंसर्न है तो गज़ा के कंसर्न की वजह से ईरान का सपोर्ट करना ज़रूरी है। नहीं, अगर कोई आजकल को जो है ये क्लेम कर दे कि ईरान से ज़्यादा जो है सऊदी अच्छा सपोर्ट कर रहा है फॉर एग्जांपल,
या तुर्की अच्छा सपोर्ट कर रहा है, ईरान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सब करे तो और अच्छी बात है। तो ये तो कंपटीशन होनी चाहिए कि मैं ज़्यादा करूँगा, वो कहे नहीं मैं ज़्यादा करूँगा, अच्छी बात है, लेकिन कर नहीं रहे। इसमें ऐसा नहीं है कि ईरान जो है आ जाए, वो बोले कि नहीं हमें फर्स्ट रहना है, बाकी सबको जो है हमें डिमोनाइज करना है। ना, ये बात नहीं है। असल तो मकसद हमारा गज़ा है। जब तक फ़िलिस्तीन फ्री नहीं होगा, एंड ऑफ वॉर वहाँ पे डिक्लेयर नहीं हो सकता है। एंड ऑफ वॉर इस फ्रंट पे अभी डिक्लेयर हो रहा है कि जिसमें ईरान की सोवरेनिटी को वो रिस्पेक्ट करेगा अमेरिका, और लेबनान की सोवरेनिटी को जो है रिस्पेक्ट करेगा अमेरिका, और इसराइल जो उसका पपेट है या उसका जो है प्रॉक्सी है, उसको बोलेगा कि वो रिस्पेक्ट करे। इतनी हद तक का एग्रीमेंट है। अदरवाइज एंड ऑफ वॉर फ़िलिस्तीन का तभी होगा, और वो वाला डील इसराइल के साथ साइन भी नहीं होगा, क्योंकि वो तभी होगा जब इसराइल पॉलिटिकल एंटिटी एज ए पॉलिटिकल एंटिटी डिसमेंटल हो जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।